नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्योमकेश बख्शी और आप देख रहे हैं वो चैनल जहां हर रात कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहां हर कहानी के साथ होता है सस्पेंस, खौफ और एक ऐसा राज जो नींद तक छीन लेता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जैबेज़ विल्सन है। लंदन शहर के पुराने हिस्से में कोबर्ग स्क्वायर के करीब एक तंग सी गली में मेरी छोटी सी गिरवी की दुकान है। ये कोई खास जगह नहीं, एक पुरानी धूल से भरी दुकान जहां पुरानी घड़ियां, टूटी हुई मूर्तियां और लोगों की मजबूरियों के बदले रखी हुई चीजें इधर-उधर बिखरी रहती हैं। मगर यही मेरी दुनिया है और सच कहूं मैं इससे मोहब्बत करता हूं। मेरे बाल गहरे और चमकदार लाल रंग के हैं। इस पूरी गली में शायद ही किसी के बाल इतने लाल हों। लोग मजाक में कहते थे कि मेरे बाल धूप की तरह चमकते हैं। और हाँ, मुझे इस बात पर थोड़ा फख्र भी था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खतरनाक वाकया इन्हीं बालों की वजह से शुरू होने वाला था। मेरी दुकान में एक मददगार काम करता था, विंसेंट स्पॉल्डिंग। तेज दिमाग, चुप रहने वाला और हद से ज्यादा मेहनती नौजवान। उम्र मुश्किल से 25 साल होगी। कुछ महीनों से मेरे साथ काम कर रहा था और इतनी कम तनख्वाह पर भी कभी शिकायत नहीं की। मगर उसकी एक आदत मुझे हमेशा बेचैन करती थी। वो अक्सर रात देर तक दुकान में रुकता रहता, ज्यादातर वक्त तहखाने में। एक रात मैंने पूछ ही लिया, विंसेंट, तुम इतनी रात तक नीचे क्या करते रहते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस कुछ पुरानी चीजें ठीक कर रहा हूं मिस्टर विल्सन। उसका जवाब सीधा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा लगता था। फिर भी मैंने ज्यादा सोचा नहीं, आखिर वो ईमानदारी से काम करता था। उस वक्त मेरी जिंदगी आसान नहीं चल रही थी। दुकान का काम धीरे धीरे गिर रहा था। लोग सामान गिरवी तो रख जाते, मगर वापस लेने कम ही आते थे। पैसे कम पड़ने लगे थे और रातों को मैं अकेला बैठकर हिसाब की किताबों में डूबा रहता। एक सुबह जब मैं परेशानी में नंबर्स देख रहा था, विंसेंट अचानक दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में अखबार था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मिस्टर विल्सन, वो एक्साइटमेंट से बोला, आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कोई नया कस्टमर? वो हंसा, इससे भी बेहतर। उसने अखबार मेरे सामने रखा और एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट पर उंगली रख दी। मैंने चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। एडवर्टाइजमेंट लिखा था, रेड हेडेड लीग के लिए खास ऐलान। लेट मिस्टर एजिकेल हॉपकिंस की वसीयत के मुताबिक सिर्फ लाल बालों वाले मर्दों के लिए खास नौकरी का मौका। काम आसान, तनख्वाह बेहतरीन। दरख्वास्त देने के लिए मंडे सुबह 10 बजे पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट पर हाजिर हों। मैंने एडवर्टाइजमेंट 2 बार पढ़ा। दिल में अजीब सा सवाल उठ रहा था, ये क्या मजाक है विंसेंट? लाल बालों की सोसाइटी? विंसेंट तुरंत कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गया। ये मजाक नहीं है मिस्टर विल्सन, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने सुना है एक अमीर अमेरिकन ने अपनी वसीयत में पैसा छोड़ा था सिर्फ रेड हेडेड लोगों के लिए। मैंने बेख्तियार अपने बालों को छुआ। सच तो ये था, उम्र के साथ वो पतले जरूर हो गए थे, मगर रंग अब भी उतना ही तेज था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खटक सी थी। कौन सिर्फ मेरे बालों के लिए मुझे पैसे देगा? विंसेंट मुस्कुराया। पूरे लंदन में आपसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं मिस्टर विल्सन। उसकी बात सुनकर मेरी उम्मीद और शक दोनों एक साथ जाग उठे। किराया बाकी था, पैसे की सख्त जरूरत थी, मगर फिर भी मैंने धीरे से पूछा, और अगर ये धोखा हुआ तो? विंसेंट जोर से हंसा। जाकर देख तो लीजिए, अगर कुछ गलत लगा वापस आ जाइए। फिर वो झुककर बोला, लेकिन अगर ये सच निकला तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला मुझे एक ऐसे राज की तरफ ले जा रहा है जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होगा। उस दिन का बाकी वक्त मैंने बस एक ही चीज सोचते हुए गुजारा, रेड हेडेड लीग। नाम ही इतना अजीब था कि कभी हंसी आती और कभी दिल में हल्का सा डर उठता। रात को जब मैं अपने छोटे से कमरे में लेटा तो वो एडवर्टाइजमेंट बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। मैं खुद से बोला, जैबेज़, तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर ये सच हुआ तो किस्मत बदल सकती है, और अगर झूठ हुआ तो सिर्फ एक सुबह जाया होगी। इसी सोच के साथ मैंने अगला फैसला कर लिया। अगली सुबह मैंने अपना सबसे अच्छा कोट पहना, आईने के सामने खड़े होकर
अपने लाल बालों को ठीक किया, जैसे किसी इम्तिहान के लिए तैयार हो रहा हूं। विंसेंट ने कहा कि वो दुकान संभाल लेगा और मैंने बिना शक किए उस पर भरोसा कर लिया। शहर की सड़कें हमेशा की तरह जिंदा थीं। घोड़ों की टापों की आवाज़, रेहड़ी वालों की पुकार और हवा में फैला हुआ हल्का सा कोहरा जो पूरे माहौल को धुंधला और बेचैन बना रहा था, जैसे शहर खुद कोई राज छुपा रहा हो। मैं पोप्स कोर्ट पहुंचा, एक तंग सी गली जहां पुरानी इमारतें एक दूसरे से चिपक कर खड़ी थीं, जैसे सालों से कोई राज संभाले हुए हों। नंबर 7 के सामने पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। दरवाज़ा छोटा सा था, ऊपर एक पुरानी तख्ती लटक रही थी, रेड हेडेड लीग। लेकिन असली हैरानी दरवाज़ा नहीं था, भीड़ थी। दर्जनों लोग, और सब के सब लाल बालों वाले। किसी के बाल तेज आग जैसे लाल, किसी के नारंगी और कुछ के सिर्फ हल्की सी लाली लिए हुए। कोई हंस रहा था, कोई बेचैन था और कुछ लोग चुपचाप दरवाजे को घूर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और भीड़ में शामिल हो गया। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये मेरी जिंदगी बदलने वाला दिन था या मैं किसी अजीब मजाक का हिस्सा बन चुका था? उस तंग गली में खड़े खड़े मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। फिर भी अब वापस मुड़ने का कोई फायदा नहीं था। मैंने कोट की कॉलर ठीक की, अपने लाल बालों पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। तभी दरवाज़ा खुला। एक दुबला पतला आदमी बाहर निकला। हाथ में कागज था और आवाज़ तेज और हुक्म देने वाली, एक एक करके अंदर आओ। फिर वो चीखा, जिनके बाल असली लाल नहीं है वो तुरंत यहां से चले जाएं, सिर्फ प्योर रेड हेयर वाले लोग चुने जाएंगे। कुछ लोग शर्मिंदगी से पीछे हट गए। लगता था उन्होंने बाल रंग रखे थे। मेरे दिल में अजीब सा फख्र जाग गया। मेरे बाल जन्म से लाल थे, बिल्कुल आग की लपटों जैसे। आखिर मेरी बारी आ गई। मैं उस छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक तंग सी सीढ़ी ऊपर जा रही थी। हर कदम पर लकड़ी चीख रही थी, जैसे हर पांव की आहट को याद रख रही हो। सीढ़ी एक छोटे कमरे पर खत्म हुई। कमरा सादगी भरा था। बीच में एक मेज और उसके पीछे बैठा एक आदमी। बाद में मुझे पता चला उसका नाम डंकन रॉस था। उम्र लगभग 40 साल, आंखों में अजीब सी चालाक चमक। उसके अपने बाल भूरे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे बालों पर पड़ी, वो तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। शानदार, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। मैं डंकन रॉस हूं, रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव। उसकी नज़र अब भी मेरे बालों पर टिकी हुई थी, बिल्कुल वही जो हमें चाहिए। फिर उसने पूछा, आपका नाम? जैबिस विल्सन, मैंने हल्का सा झिझकते हुए जवाब दिया। कॉबर्ग स्क्वायर के पास मेरी गिरवी की दुकान है। वो मुस्कुराया। बहुत खूब मिस्टर विल्सन, प्लीज़ बैठ जाइए। मैं कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने मेरे बालों का जायजा लेना शुरू किया। मेरा सर इधर उधर घुमाया, जैसे कोई महंगा हीरा परख रहा हो। उसकी उंगलियां मेरे बालों को चेक कर रही थीं। बिल्कुल परफेक्ट, वो धीरे से बोला। ये हमेशा से इतने लाल हैं, कोई रंग तो नहीं लगाया? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। नहीं मिस्टर रॉस, ये मेरे असली बाल हैं, मेरे दादा के भी ऐसे ही थे। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक ताली की आवाज गूंजी। एक्सीलेंट, डंकन रॉस ने जोर से कहा, और उसकी मुस्कुराहट अब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, जैसे असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला हो। डंकन रॉस मेरी तरफ झुककर मुस्कुराया। आप इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मिस्टर विल्सन। उसकी आवाज में अजीब सा यकीन था, जैसे वो मेरा इंतजार ही कर रहा था। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन ये सब है क्या? ये एडवर्टाइजमेंट, ये रेड हेडेड लीग, आखिर आप लोग सिर्फ लाल बालों वालों को क्यों ढूंढ रहे हैं? रॉस अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी कहानी शुरू करने वाला हो। मिस्टर विल्सन, ये एक लंबी कहानी है। हमारे सरपरस्त मिस्टर इज़ीकियल हॉपकिंस एक अमीर अमेरिकन थे। उन्हें लाल बालों से अजीब लगाव था। उनकी वालिदा के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अपनी वसीयत में उन्होंने एक खास फंड छोड़ा ताकि रेड हेडेड लोगों को काम और इज्जत दी जा सके। हमारा फर्ज है उनकी याद को जिंदा रखना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा,
एक आदमी जो सिर्फ बालों के रंग के लिए पैसा छोड़ जाए। मगर उस वक्त मेरी सोच सिर्फ एक जगह अटकी हुई थी, पैसे। तो मुझे क्या करना होगा? मैंने सीधा सवाल किया। रॉस तुरंत सीधा बैठ गया। बहुत आसान काम। आप हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां आएंगे। हम आपको एक किताब देंगे, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। आपका काम होगा इसे हाथ से साफ लिखना, बस कॉपी करना। फिर वो रुक कर बोला, इसके बदले आपको हर हफ्ते 4 पाउंड्स मिलेंगे। 4 पाउंड्स? मेरे कानों में ये अल्फाज गूंज उठे। मेरी पूरी दुकान महीने भर में भी इतना नहीं कमा पाती थी। फिर भी दिल के किसी कोने में शक जिंदा था। सिर्फ कॉपी करना और उसके लिए 4 पाउंड्स? रॉस मुस्कुराया। यही मिस्टर हॉपकिंस की ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि रेड हेडेड लोग इल्म फैलाएं। मैंने एक और सवाल पूछा, अगर मैं कभी दुकान की वजह से ना आ सका तो? इस बार उसकी मुस्कुराहट हल्की सी सख्त हो गई। मिस्टर विल्सन, ये काम रोजाना जरूरी है। एक भी दिन गैर हाजिर हुए तो जगह किसी और को दे दी जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। 4 पाउंड्स हर हफ्ते और मेरी दुकान विंसेंट संभाल सकता था। वो पहले भी अकेला काम कर चुका था। सिर्फ 4 घंटे की बात थी। आखिर मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मैं कल से शुरू करता हूं। रॉस खुशी से चमक उठा। एक्सीलेंट। उसने मुझे एक मोटी सी किताब दी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला वॉल्यूम। कल सुबह ठीक 10 बजे। अगली सुबह मैं वक्त पर पोप्स कोर्ट पहुंच गया। इस बार वहां कोई भीड़ नहीं थी। जैसे कल वाले सब लोग कभी थे ही नहीं। रॉस मुझे उसी कमरे में ले गया। छोटी सी मेज, एक कलम, स्याही और खाली कागज। उसने किताब खोली। शुरू कीजिए, ए से। फिर उसने एक अजीब बात कही, 4 घंटे तक यहां से बाहर नहीं जाना। मैंने लिखना शुरू किया। पहला लफ्ज था आर्डवाक, एक अजीब जानवर का नाम। फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी। काम इतना बेजान था कि पहले घंटे में ही आंखें बोझल होने लगीं। मगर हर लफ्ज के साथ 4 पाउंड्स मेरी सोच को जिंदा रखे हुए थे। रॉस कभी कभी आता, मेरा काम देखता और कहता, शानदार, फिर चुपचाप चला जाता। दिन गुजरते गए। हर सुबह मैं दुकान विंसेंट के हवाले करता और पोप्स कोर्ट जाकर वही काम करता। कॉपी करना, लिखना, खामोशी में वक्त गुजारना। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब एहसास पैदा होने लगा। ये सब बेकार क्यों लग रहा था? कोई मेरा लिखा हुआ पढ़ता भी नहीं था। और रॉस, वो हर बार मेरे लिखने से ज्यादा मेरे बालों को घूरता रहता था, जैसे असली वजह कुछ और हो। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मिस्टर रॉस, ये सब लिखा हुआ जाएगा कहाँ? वो हंसा। मिस्टर विल्सन, ये एक कलेक्शन के लिए है, मिस्टर हॉपकिंस की याद में। उसका जवाब सीधा था, मगर तसल्ली देने वाला नहीं। मेरा शक और गहरा हो गया। लेकिन 4 पाउंड्स की चमक ने हर सवाल दबा दिया। इन दिनों एक और बात मुझे परेशान करने लगी थी, विंसेंट। वो दुकान को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा अच्छे तरीके से। जब भी मैं दोपहर को वापस आता, वो अक्सर तहखाने में होता। एक दिन मैंने पूछा, विंसेंट, तुम नीचे क्या करते रहते हो? वो मुस्कुराया, बस पुराना सामान साफ कर रहा हूं मिस्टर विल्सन। मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे जैसे कोई बात छुपी हुई थी। एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिसका मुझे अभी अंदाजा भी नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, वो मेरा वफादार मददगार है और मैं शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन हकीकत ये थी, राज अब धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने वाला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और मेरी जिंदगी एक अजीब रूटीन में ढल गई। हर दिन बिल्कुल एक जैसे। सुबह मैं अपनी गिरवी की दुकान से निकलता, विंसेंट को हिदायत देता, दुकान का ख्याल रखना, और फिर सीधा निकल पड़ता फ्लीट स्ट्रीट के पोप्स कोर्ट की तरफ। उस छोटे से कमरे में एक मेज, एक कलम, स्याही और वो भारी सी किताब मेरा इंतजार करती होती, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मैं ए से शुरू हुआ था, फिर बी तक पहुंचा और अब सी के सफ़ों पर लिख रहा था, कैमल, कनाल, कैथीड्रल। अल्फाज बदलते रहते मगर माहौल नहीं, सिर्फ खामोशी और कलम की खराश की आवाज। हर हफ्ते डंकन रॉस आता, मेरे कागज चेक करता, मेरे लाल बालों पर नजर डालता और हमेशा एक ही लफ्ज कहता, शानदार। फिर चला जाता। हर बार बिल्कुल वैसे ही। मेरी जेब भरने लगी थी। हर हफ्ते 4 पाउंड्स। किराया वक्त पर देने लगा था। घर की फिक्र कम हो गई थी। मगर अजीब बात यह थी,
मेरा दिल हल्का नहीं हो रहा था। काम जितना आसान था उतना ही राज भरा लगने लगा। रात को सोने जाता तो एक सवाल दिमाग में घूमता रहता, क्या मैं किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका हूं? फिर मैं खुद को समझाता, जबेज 4 पाउंड्स मिल रहे हैं, ज्यादा सोचना बंद करो। लेकिन वो एहसास पीछा नहीं छोड़ता था, जैसे कोई साया जो नजर नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। दिन गुजरते गए। रॉस की मुस्कुराहट अब मुझे बेचैन करने लगी थी। उसकी दिलचस्पी मेरे लिखने में कम और मेरे बालों में ज्यादा लगती थी। एक दिन जब मैं सर्कस लिख रहा था, मैंने कलम रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। रेड हेडेड लीग, इज़ीकियल हॉपकिंस, हर हफ्ते 4 पाउंड्स, ये सब इतना अजीब था कि दिमाग सवालों से भर गया। क्या वाकई कोई सिर्फ मेरे बालों के लिए पैसा दे रहा है, या फिर मैं किसी अनजान चाल का हिस्सा हूं? मैंने खुद को फिर समझाया, पैसे असली हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मगर शक अब बादल बन चुका था। बारिश नहीं करता था, लेकिन आसमान को भारी जरूर बना देता था। दुकान में भी सब कुछ बदलने लगा था। विंसेंट पहले से कहीं ज्यादा मेहनती हो गया था। जब मैं दोपहर को वापस आता, वो हमेशा मसरूफ मिलता, कभी कस्टमर्स के साथ, कभी पुराना सामान ठीक करते हुए। मगर एक बात मुझे चुभने लगी, वो अब भी रात देर तक दुकान में रुकता था और कई बार तहखाने से हल्की हल्की आवाजें आती थीं, ठक ठक, जैसे हथौड़ा चल रहा हो या कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। एक रात मैंने हिम्मत कर ही ली। विंसेंट, मैंने आवाज दी, तुम नीचे क्या करते रहते हो? ये आवाजें कैसी हैं? वो तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर आया। हाथ में पुराना लैंटर्न था। उसकी रोशनी उसके चेहरे पर हिल रही थी। वो हंसा, मिस्टर विल्सन, फिक्र मत कीजिए, बस पुराने बॉक्स हटा रहा हूं। तहखाना बहुत गंदा हो गया था। मगर इतनी रात को? दिन में दुकान संभालनी होती है, उसने सीधा जवाब दिया। बात ठीक लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में कुछ अटक गया। विंसेंट हमेशा मेहनती था, मगर अब उसकी मेहनत थोड़ी बनावटी लगने लगी थी। और वो आवाजें, क्या वाकई सिर्फ बॉक्स हटाने की थीं? उस रात मैंने सोचा कि मुझे तहखाने में जाकर देखना चाहिए, मगर फिर रुक गया। अगर विंसेंट नाराज हो गया तो? वो मेरा इकलौता मददगार था, उसके बिना दुकान चलना मुश्किल था। दिन फिर गुजरते गए। सुबह पोप्स कोर्ट, 4 घंटे लिखना, दोपहर दुकान वापस। हर हफ्ते 4 पाउंड्स मिलते रहे और मेरी जिंदगी ठीक होती गई। लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक खामोश डर जन्म ले चुका था। जैसे तूफान आने से पहले की हवा, सब कुछ नॉर्मल दिखता है मगर कुछ गलत जरूर होता है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली राज अब खुलने के बहुत करीब था। हफ्ते गुजरते गए। मेरा किराया उतरने लगा, जेब पैसों से भरने लगी, लेकिन दिल की बेचैनी कम होने के बजाय और गहरी होती गई। जैसे कोई अनजान खतरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा हो। एक दोपहर मैं दुकान में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बूंदों की आवाज शीशे पर लगकर एक अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। विंसेंट हमेशा की तरह तहखाने में था। नीचे से हल्की सी खटाखट की आवाज आ रही थी, ठक ठक, जैसे जमीन के नीचे कोई काम चल रहा हो। उस वक्त अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने ड्रॉर खोला और वो कुछ कागज निकाले जो मैंने डंकन रॉस को देने से पहले चुपके से अपने पास रख लिए थे। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। कैबेज, कैक्टस, कैंडल, बस अल्फाज, बेमकसद अल्फाज। मैंने सोचा, क्या वाकई कोई इन कागजों को संभाल कर रखेगा या ये सब सिर्फ एक बहाना है? उसी शाम मैं अपने पुराने दोस्त मिस्टर हेनरी बेकर से मिलने गया। हेनरी एक रिटायर्ड क्लर्क था, समझदार और तजुर्बे का मालिक। मुझे लगा शायद वो मेरी उलझन दूर कर सके। मैंने उससे सब कुछ बता दिया, एडवर्टाइजमेंट, रेड हेडेड लीग, डंकन रॉस और हर हफ्ते मिलने वाले 4 पाउंड्स। हेनरी ने पाइप का गहरा कश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छा है जाबेज, उसने आराम से कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया, मगर शायद ज्यादा अच्छा। सब कुछ अजीब है और विंसेंट भी रात को तहखाने में कुछ करता रहता है। मुझे लगता है कुछ गलत है।
हेनरी का चेहरा सीरियस हो गया। उसने पाइप मेज पर रख दी। जैबिज, ये फ्रॉड भी हो सकता है। लंदन में हर किस्म के ठग घूमते हैं। शायद कोई तुम्हारे लाल बालों का फायदा उठा रहा है। मगर क्यों? मैंने बेचैन होकर पूछा। उन्हें क्या मिलेगा? हेनरी धीरे से बोला, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी समझदार आदमी से मशवरा लेना चाहिए। किससे? उसने सीधा जवाब दिया, शर्लॉक होम्स। नाम सुनते ही मैं खामोश हो गया। शर्लॉक होम्स, बेकर स्ट्रीट का मशहूर डिटेक्टिव, जिसके बारे में पूरा लंदन बातें करता था। कहते थे वो सबसे उलझी हुई पहेली भी पल भर में सुलझा देता है। मगर मैं हिचकिचा गया। अगर सब सच हुआ तो? मैं हर हफ्ते के 4 पाउंड्स खोना नहीं चाहता। हेनरी ने सीधा कहा, और अगर ये धोखा हुआ तो तुम और कितना खोना चाहते हो? जाओ, होम्स से मिलो, सच सामने आ जाएगा। उस रात मैं घर लौट आया। बारिश अब भी जारी थी। हेनरी की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। शर्लॉक होम्स, क्या वो मेरी इस पहेली को सुलझा सकता है? अगली सुबह मैं पोप्स कोर्ट गया, अपना रोज का काम किया। मगर आज हर लफ्ज लिखते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े खेल का मोहरा हूं। विंसेंट की हर मुस्कुराहट अब मुझे झूठी लगने लगी थी। शाम को जब मैं दुकान बंद कर रहा था, मेरी नजर तहखाने के दरवाजे पर जा रुकी, और फिर वही आवाज, हल्की मगर साफ, जैसे जमीन के नीचे कुछ टूट रहा हो। मैंने दरवाजा खोलने का सोचा, मगर रुक गया। अगर विंसेंट कुछ छिपा रहा था तो मुझे पहले सच जान लेना चाहिए था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, कल मैं बेकर स्ट्रीट जाऊंगा, शर्लॉक होम्स से मिलने। रात को बिस्तर पर लेटे हुए बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। मैंने अपने लाल बालों को छुआ, जो कभी मेरी शान थे, अब एक पहेली बन चुके थे। क्या ये मेरी किस्मत बदल रहे हैं, या मुझे किसी अंधेरे रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं? सुबह मैंने दुकान की चाबी विंसेंट को दी। आज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। उसने वही पुरानी मुस्कुराहट दी। फिक्र मत कीजिए मिस्टर विल्सन, सब ठीक रहेगा। मगर अब उसकी मुस्कुराहट में मुझे सिर्फ राज नजर आता था। मैंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, 4 पाउंड्स की गड्डी को महसूस किया। ये पैसा जो रेड हेडेड लीग में दिया था, अब इनाम नहीं, बोझ लग रहा था। आज फैसला हो चुका था। मैं बेकर स्ट्रीट जा रहा था, शर्लॉक होम्स से मिलने। लंदन की सड़कें हमेशा की तरह जिंदा थीं। घोड़ा गाड़ियों की आवाज, लोगों का शोर और कोहरे की मोटी परत। मगर मुझे महसूस हो रहा था, मेरी जिंदगी अब एक खतरनाक सच के करीब पहुंच चुकी है। पतली सी धुंध जैसे मेरे गिर्द फैली हुई थी। मैंने एक किराए की गाड़ी ली और सीधा बेकर स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गया। सफर के दौरान मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या मैं सही कर रहा था, या फिर मैं किसी धोखे का शिकार बन रहा था? अगर ये सब एक चाल थी, तो शर्लॉक होम्स जरूर इसका राज खोल देगा। और अगर सब सच निकला, तो शायद मेरी मेहनत की 4 पाउंड की कमाई बेकार खतरे में पड़ चुकी थी। लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी बेकर स्ट्रीट पर रुक गई। मेरे सामने एक सीधी साधी सी इमारत खड़ी थी। दरवाजे पर लिखा था 221B। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ घंटी बजाई। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। एक मध्यम उम्र की औरत सामने खड़ी थी, शायद मकान मालकिन। जी, मुझे शर्लॉक होम्स से मिलना था, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने बिना कुछ पूछे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ऊपर चली जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। मेरे कदम सीढ़ियां चढ़ते वक्त अजीब बोझ महसूस कर रहे थे, जैसे हर स्टेप मुझे किसी अनजाने राज के करीब ले जा रहा हो। मैं एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक तेज और पुरएतमाद आवाज आई, आइए। मैंने दरवाजा खोला। कमरा गर्म था। चिमनी में आग जल रही थी और उसकी लाल रोशनी दीवारों पर हिलती परछाइयां बना रही थी। अंदर 2 आदमी मौजूद थे, एक लंबा, दुबला, तेज निगाहों वाला। उसके चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि चलती हुई पहेली हो। दूसरा आदमी थोड़ा भारी जिस्म का, नरम मिजाज और आंखों में दोस्ती की चमक थी। मैं जबीज विल्सन हूं, मैंने घबराहट से कहा। मुझे शर्लॉक होम्स से मिलना था। लंबे आदमी ने उठकर हाथ बढ़ाया। मैं ही शर्लॉक होम्स हूं,
और ये मेरे दोस्त और साथी डॉक्टर वॉटसन। बैठिए मिस्टर विल्सन, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। होम्स की तीखी नज़रें सीधा मेरे चेहरे पर टिक गईं और मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरे लाल बालों को गहराई से देख रहा हो। अचानक वो बोला, आपके बाल काफ़ी शानदार हैं। मुझे लगता है यही आपकी कहानी का असल हिस्सा है। मैं हैरान रह गया। आपको कैसे पता? होम्स हल्की सी मुस्कुराया। मैं देखता हूं मिस्टर विल्सन, सिर्फ सुनता नहीं। अब बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? फिर मैंने सब कुछ बताना शुरू किया। अपनी गिरवी की दुकान, अपने असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग, अखबार का अजीब एडवर्टाइजमेंट, रेड हेडेड लीग, डंकन रॉस और वो बेकार सा काम, इंसाइक्लोपीडिया कॉपी करना। हर हफ्ते 4 पाउंड मिलते थे, मैंने कहा। शुरू में सब सपने जैसा लगा, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है। कुछ तो गलत है मिस्टर होम्स। होम्स कुर्सी पर पीछे झुक गया, उंगलियां आपस में जोड़कर। जारी रखिए, हर छोटी बात। मैंने विंसेंट की रात की हरकतों का जिक्र किया, तहखाने से आने वाली आवाजें, उसकी अजीब मेहनत। मुझे लगता है वो कुछ छिपा रहा है। डॉक्टर वॉटसन, जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, बोल पड़े, ये वाकई अजीब है होम्स, सिर्फ लाल बालों के लिए 4 पाउंड। होम्स ने जवाब नहीं दिया। अब उसकी नजरें मेरे हाथों पर थीं। आपके हाथ, स्याही के दाग, मतलब आप वाकई लिखते रहे हैं। फिर उसने पूछा, आपकी दुकान कोबर्ग स्क्वायर के पास है? जी हां, एक छोटी गली में। उस गली के पीछे क्या है? मैंने सोचा, फिर बोला, वहां एक बड़ा बैंक है, सिटी एंड सबर्बन बैंक। उस पल होम्स की आंखों में एक चमक उभरी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चल दिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, मिस्टर विल्सन, आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है यहां कोई बड़ा खेल चल रहा है। अपने असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग के बारे में और बताइए। जवान है, तकरीबन 25 साल, छोटा कद, तेज दिमाग, और उसकी आंखों में हमेशा अजीब सी चमक रहती है। कितने अरसे से काम कर रहा है? कुछ महीने, कम तनख्वाह पर। होम्स धीरे से दोहराता है, कम तनख्वाह पर। उसके चेहरे पर सोच गहरी हो गई। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, मिस्टर विल्सन, क्या आप मुझे अपनी दुकान दिखा सकते हैं? अभी? मैंने हैरानी से पूछा। होम्स ने सिर हिलाया, नहीं, कल दोपहर में कुछ चीजें खुद देखना चाहता हूं। और उसकी आवाज में अब एक ऐसी ठंडक थी जो आने वाले खतरे का इशारा कर रही थी। रुकिए, मैं खुद वहां आऊंगा। होम्स की आवाज पूरे एतमाद थी, जैसे फैसला हो चुका हो। मैंने हां में सर हिला दिया, लेकिन मेरा दिमाग और ज्यादा उलझ गया था। मिस्टर होम्स, मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको क्या लगता है ये सब क्या है? कोई धोखा? होम्स के होंठों पर फिर वही हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मिस्टर विल्सन, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं। उसकी नजरें सीधा मेरे बालों पर टिक गईं। आपके लाल बाल इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असल राज हमें आपकी दुकान में मिलेगा। डॉक्टर वॉटसन ने मेरी तरफ देखा और नरमी से कहा, आप खुशकिस्मत हैं मिस्टर विल्सन। होम्स ने आपकी बात को संजीदगी से लिया है। अब ये पहेली ज्यादा देर तक छुप नहीं रहेगी। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन होम्स ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। कल तक इंतजार कीजिए, और एक जरूरी बात, अपने असिस्टेंट को कुछ मत बताइए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। मैं बेकर स्ट्रीट से बाहर निकला। बाहर का कोहराब और गहरा हो चुका था। स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी धुंध में डूबकर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। मेरे कदम भारी हो गए थे। होम्स की बातें बार बार दिमाग में गूंज रही थीं। उसकी तेज आंखें, उसकी पुरसुकून आवाज। मुझे महसूस हुआ वो कुछ जानता था जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और वो सवाल, आपकी दुकान के पीछे क्या है? क्या सच में मेरी दुकान के पीछे वाला बैंक इस सब से जुड़ा था? जब मैं अपनी दुकान वापस पहुंचा, विंसेंट स्पॉल्डिंग हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ मिला। काम हो गया मिस्टर विल्सन? उसने पूछा। हां, मैंने छोटा सा जवाब दिया, मगर इस बार मैंने उसे गौर से देखा, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा था, कुछ गहरा, कुछ अंधेरा, कुछ खतरनाक। लेकिन मैंने होम्स की बात मानी और खामोश रहा। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में लेटा रहा। बाहर तेज हवा चल रही थी।
खिड़की के शीशे हल्की हल्की आवाज के साथ कांप रहे थे, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मेरे लाल बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या ये बाल मेरी किस्मत थे या मेरी मुसीबत? होम्स ने कहा था कल सब साफ हो जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर पैदा हो चुका था। अगर ये वाकई एक धोखा था तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ बन चुका था। फिर भी होम्स की बातों ने एक अजीब सी उम्मीद जगाई थी। शायद वो इस राज को सुलझा दे, शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मैं दुकान से निकला, लेकिन मेरा दिमाग अब भी बेकर स्ट्रीट की मुलाकात में अटका हुआ था। होम्स की तेज नजरें, उसकी ठंडी आवाज और वो सवाल, दुकान के पीछे क्या है? मैंने विंसेंट को दुकान संभालने की हिदायत दी और पोप्स कोर्ट की गली की तरफ चल पड़ा। आज भी मुझे अपना रोज का काम करना था, एनसाइक्लोपीडिया कॉपी करना। लेकिन जैसे ही मैं गली में पहुंचा, मेरे कदम धीरे हो गए। कुछ अलग था। आज वहां अजीब सा सन्नाटा था, न आवाज न चहल पहल। मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा जहां हमेशा रेड हेडेड लीक की तख्ती लटकी रहती थी, मगर आज वो तख्ती गायब थी। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने आंखें मली, सोचा शायद कोहरे की वजह से धोखा हो रहा है, लेकिन नहीं, तख्ती सच में गायब थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, खामोशी। फिर जोर से नॉक किया, फिर भी जवाब नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा धक्का दिया और वो आसानी से खुल गया। अंदर वही तंग सीढ़ियां थीं जो ऊपर उस छोटे कमरे तक जाती थीं। मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा, मगर कमरा खाली था। न मेजा, न कुर्सी, न वो मोटी किताब, यहां तक कि स्याही और कागज भी गायब थे। दीवारों पर धूल जम चुकी थी, जैसे महीनों से वहां कोई आया ना हो। डंकन रॉस, मैं चीखा, कोई है यहां? मेरी आवाज खाली कमरे में गूंजकर वापस लौट आई। मैं घबराकर नीचे आया। बाहर एक बूढ़ा फेरी वाला गुजर रहा था। भाई साहब, यहां रेड हेडेड लीग का दफ्तर था, आपने कुछ देखा? उसने टोपी उतारकर सर खुजाया। हाँ, कुछ हफ्ते पहले लोग आते जाते थे, लेकिन कल से तो कोई नहीं दिखा, शायद चले गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चले गए? ये कैसे मुमकिन था? कल तक मैं यहीं बैठकर लिख रहा था और डंकन रॉस मुझे हर हफ्ते 4 पाउंड देता था। तो फिर ये सब अचानक गायब कैसे हो गया? कल तक मुझे 4 पाउंड हर हफ्ते मिल रहे थे और आज सब कुछ गायब था। मेरे पैर तले जमीन जैसे खिसक गई। मैंने बेइख्तियार अपने लाल बालों को छुआ, जैसे शायद वो मुझे कोई जवाब दे दें, मगर वो भी खामोश थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये सब था क्या? मैं तेज कदम उठाता हुआ अपनी दुकान की तरफ लौट पड़ा। रास्ते भर दिमाग सवालों से भर चुका था। क्या ये सब एक धोखा था? क्या डंकन रॉस और उसकी रेड हेडेड लीग ने मुझे बेवकूफ बनाया? लेकिन अगर धोखा था तो फिर हर हफ्ते 4 पाउंड क्यों? इतनी बड़ी रकम कोई मजाक नहीं होती। वो मुझे पैसे देकर हासिल क्या करना चाहते थे? अचानक मेरे दिमाग में एक नाम उभरा, विंसेंट स्पॉल्डिंग। आखिर वही तो था जिसने मुझे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाया था। दुकान पहुंचते ही मैंने विंसेंट को देखा। वो एक कस्टमर से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट मौजूद थी। मैंने उसे एक तरफ खींच लिया। विंसेंट, रेड हेडेड लीग गायब हो गई है। उनका ऑफिस बिल्कुल खाली है। तुम्हें कुछ पता है? उसने हैरानी से आंखें फैला दी। गायब? मिस्टर विल्सन, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। मैंने खुद देखा है, मैंने गुस्से में कहा। वहां कुछ भी नहीं बचा। मैं उसकी आंखों में झांक रहा था। क्या ये सब तुम्हारा कोई खेल था? विंसेंट ने फौरन हाथ उठा दिए। मिस्टर विल्सन, मैंने तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखाया था। मुझे क्या पता वो लोग यूं अचानक चले जाएंगे। उसकी बात सच लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, एक अजीब सी रोशनी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैं और कुछ नहीं बोला। होम्स ने मना किया था और अब मुझे समझ आ रहा था क्यों। दोपहर होने वाली थी। होम्स ने आज आने का वादा किया था। मैं दुकान में बेचैन बैठा इंतजार करता रहा। दिल बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। मैंने वो 4 पाउंड की गड्डियां निकाली जो मैंने लीग से कमाई थी। वो मेरे सामने मेज पर पड़ी थी और मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हों। मिस्टर विल्सन, मैंने खुद से कहा, तुम चमक के पीछे भागते रहे और अपनी अक्ल खो बैठे। तभी नॉक नॉक, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं लगभग दौड़ता हुआ गया और दरवाजा खोला।
बाहर शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन खड़े थे। होम्स ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और बिना कुछ कहे अंदर आ गया। मिस्टर विल्सन, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सब बता दिया। लीक का गायब होना, खाली ऑफिस, मेरा शक। मिस्टर होम्स, मैं बेवकूफ़ बन गया हूं ना? होम्स ने गौर से मेरी बात सुनी, फिर पूरी दुकान का जायजा लेना शुरू किया। उसकी नज़रें हर चीज़ पर रुक रही थीं, गिरवी का सामान, मेजा और फिर तहखाने का दरवाज़ा। मिस्टर विल्सन, होम्स ने आहिस्ता कहा, आप बेवकूफ़ नहीं बने, आप एक चाल का शिकार हुए हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन वो बोला, ये चाल अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, होम्स, लीग अचानक क्यों गायब हुई? होम्स की नज़र सीधा तहखाने पर टिक गई। वॉटसन, जवाब यही है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मिस्टर विल्सन, क्या मैं नीचे जा सकता हूं? मैं झिझक गया। विंसेंट वहां काम करता है, वो यही है। उसे ऊपर बुलाइए, होम्स ने कहा, और कुछ मत बताइए। मैंने विंसेंट को बुलाया। होम्स ने उससे बिल्कुल आम सवाल किए, दुकान, कस्टमर्स, रोज का काम। विंसेंट ने सब जवाब दिए, मगर उसकी नज़रें बार बार तहखाने की तरफ जा रही थी। होम्स ने उसे एक कस्टमर के पास भेज दिया। जैसे ही वो गया, होम्स मेरी तरफ मुड़ा। मिस्टर विल्सन, मुझे आपकी दुकान के पीछे जाना होगा, सिटी एंड सबर्बन बैंक। मैं हैरान रह गया। बैंक? इसका वीग से क्या लेना देना? होम्स ने अपनी पाइप जलाई। धुआं हवा में धीरे धीरे फैल गया। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। रेड हेडेड लीग सिर्फ आपके लिए बनाई गई थी। मेरा गला सूख गया। क्या? इसका मकसद था, होम्स बोला, आपको रोज दुकान से दूर रखना। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। और आपका असिस्टेंट, विंसेंट स्पॉल्डिंग। होम्स की आवाज़ ठंडी हो गई। वो इस पूरे खेल का हिस्सा है। मगर क्यों? होम्स ने धीरे से कहा, क्योंकि आपकी दुकान के नीचे एक सुरंग बन रही है। मेरे पैर कांप उठे। सुरंग? होम्स ने सर हिलाया। एक सुरंग जो सीधा उस बैंक के तहखाने तक जाती है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी सी दुकान के नीचे खामोशी से एक बड़ी चोरी की तैयारी हो रही थी। सब कुछ सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी खौफनाक सपने के अंदर खड़ा हूं। नहीं, ये सपना नहीं था, ये एक बुरा हकीकत था। तो ये सब एक बैंक डकैती की साजिश थी? मैंने लरजती आवाज में पूछा। होम्स ने सीधा सर हिला दिया। जी हां मिस्टर विल्सन, और आज रात हम इस साजिश को खत्म करेंगे। उसने मुझे और डॉक्टर वॉटसन को अपने साथ चलने को कहा। मिस्टर विल्सन, होम्स बोला, आपके लाल बाल ने आपको इस कहानी का हिस्सा बनाया। अब आप इसका अंजाम भी देखेंगे। मैं कुछ कह ना सका। दिल में शर्मिंदगी थी, गुस्सा था और एक गहरा डर भी। लेकिन होम्स की आवाज में एक अजीब सा यकीन था जो मुझे हिम्मत दे रहा था। मेरा दिमाग अभी भी सुन्न था। मेरी छोटी सी पॉन शॉप, मेरे लाल बाल और वो अजीब रेड हेडेड लीग, सब कुछ एक बड़ी बैंक रॉबरी का हिस्सा निकला। मैं अपनी मेजा के पास खड़ा था और मेरी नजर बार बार तहखाने के दरवाजे पर जा रही थी। वही दरवाजा जिसके नीचे एक सुरंग बन रही थी, एक सुरंग जो सीधा सिटी एंड सबर्बन बैंक तक जाती थी। और विंसेंट, मेरा अपना असिस्टेंट, इस सब में शामिल था। मेरे अंदर जज्बात का तूफान उठ रहा था। मिस्टर विल्सन, होम्स मेरी तरफ मुड़कर बोला, अब आपको मजबूत रहना होगा। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। आज रात हम उन चोरों को पकड़ेंगे। आज रात? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मगर कैसे? होम्स ने पाइप का गहरा कश लिया। हम उन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने हैरानी से कहा, मैं तो एक आम दुकानदार हूं। होम्स हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, आप पहले ही सबसे जरूरी काम कर चुके हैं। आपके लाल बालों ने इस राज को मेरे सामने ला दिया। अब बस मेरे साथ रहिए। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, होम्स, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? होम्स ने सर हिला दिया। अभी नहीं वॉटसन, पहले हमें यकीन करना होगा। मैं स्कॉटलैंड यार्ड से पीटर जोन्स को बुलाऊंगा और बैंक मैनेजर को भी। फिर हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे।
होम्स और वॉटसन दुकान से निकल गए। मैं अकेला रह गया। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था कि विंसेंट को शक हो गया होगा। वो अभी भी दुकान में था, बिल्कुल नॉर्मल, कस्टमर्स से बात करता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तहखाने का दरवाजा खोलना चाहता था, मगर रुक गया। होम्स ने मना किया था और अब मुझे सिर्फ इंतजार करना था। कुछ घंटों बाद शाम ढल चुकी थी। दरवाजा खुला और होम्स वापस आया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 आदमी और थे। एक सख्त चेहरे वाला, तेज नजरों वाला आदमी, पीटर जोन्स, स्कॉटलैंड यार्ड का डिटेक्टिव। दूसरा मोटा, गंजा और थोड़ा गुरूर भरा शख्स, मिस्टर मैरीवेदर, सिटी एंड सबर्बन बैंक का मैनेजर। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर होम्स? मैरीवेदर ने नाराज होकर कहा। मैं आज रात क्लब में पोकर खेलने वाला था। होम्स ने बिल्कुल ठंडी आवाज में जवाब दिया। अगर आप पोकर खेलते तो कल सुबह आपका बैंक खाली मिलता। कमरे में सन्नाटा छा गया। आपके बैंक के तहखाने में 30,000 पाउंड का सोना रखा है और कोई आज रात उसे चुराने वाला है। मैरीवेदर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? होम्स ने मेरी तरफ इशारा किया। मिस्टर विल्सन की दुकान इस्तेमाल की गई है। उनके असिस्टेंट ने एक सुरंग बनाई है जो सीधा बैंक तक जाती है। मैं शर्म से सर झुका गया। मैरीवेदर ने मुझे देखा और बोला, तो ये सब आपके लाल बालों की वजह से हुआ? होम्स तुरंत बोला, बेवकूफी नहीं, बेहद चालाक प्लानिंग। और आज रात हम इस प्लानिंग को खत्म करेंगे। होम्स ने प्लान समझाया। हम सब बैंक के तहखाने में छुप कर बैठेंगे। सुरंग का दूसरा सिरा वहीं खुलता था। होम्स को पूरा यकीन था, आज सैटरडे नाइट चोर जरूर आएंगे। बैंक बंद होगा और उन्हें लगेगा कोई शक नहीं करेगा। लेकिन इस बार अंधेरे में हम उनका इंतजार कर रहे होंगे। मैंने धीरे से पूछा, क्या मुझे भी वहां जाना होगा? होम्स ने सीधी नजर से मुझे देखा। हाँ मिस्टर विल्सन, क्योंकि ये कहानी आपसे शुरू हुई थी और इसका अंजाम भी आप देखेंगे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि आज रात सिर्फ चोरी नहीं, किसी खतरनाक सच का पर्दाफाश होने वाला है। रात का अंधेरा अब पूरी तरह शहर पर छा चुका था। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर विल्सन, आप इस कहानी का हिस्सा हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसका अंजाम अपनी आंखों से देखें। पीटर जोन्स ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर वो रुक कर बोला, लेकिन होम्स, अगर वो हथियार बंद हुए तो? होम्स ने बिना घबराए अपनी कोट की जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली। मैं तैयार हूं। उसने वॉटसन की तरफ देखा। वॉटसन, तुम भी अपनी पिस्तौल रेडी रखो। रात के 8 बजे हम सब मिस्टर मैरीवेदर के साथ बैंक पहुंचे। बैंक बंद था। सड़कों पर सन्नाटा था। मैरीवेदर ने हमें नीचे तहखाने का भारी दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी मिट्टी भरी हवा अंदर से निकली, जैसे जमीन खुद कोई राज छुपा कर बैठी हो। अंधेरा गहरा था। उसने एक लैंटर्न जलाई और उसकी पीली रोशनी में मैंने देखा लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सेस। उनके अंदर सोने की ईंटें चमक रही थीं। ये हमारा फ्रेंच गोल्ड है, मैरीवेदर ने फख्र से कहा। लगभग 30,000 पाउंड की वैल्यू। होम्स ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ दीवारों को गौर से देख रहा था। फिर उसकी नजर एक कोने पर रुक गई। वहां मिट्टी का छोटा सा ढेर था और उसके पास एक सुराख। होम्स धीरे से बोला, यहीं से वो आएंगे। मेरा गला सूख गया। ये वही सुरंग थी जो मेरी दुकान के नीचे से खोदी गई थी। विंसेंट ने ये सब मेरे नाक के नीचे किया था। मुझे कुछ पता तक नहीं चला। गुस्सा मेरे अंदर उबल रहा था, मगर डर उससे भी बड़ा था। होम्स ने लैंटर्न बुझा दी और अब इंतजार। उसने फुसफुसाकर कहा, कोई आवाज नहीं। हम सब अंधेरे में छुप गए। मैं एक गोल्ड बॉक्स के पीछे बैठा था। मेरे पास डॉक्टर वॉटसन थे। होम्स और पीटर जोन्स सुरंग के पास खड़े थे और मैरीवेदर जमीन पर बैठा बेचैन सा सांस ले रहा था। वक्त रुक सा गया था। सिर्फ मेरी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं सोच रहा था, क्या विंसेंट वाकई चोर था?
वही आदमी जो रोज मेरे साथ हंसता था, चाय पीता था। क्या वो मुझे धोखा दे रहा था? रात के 11 बजने वाले थे। तभी खर खर मिट्टी खिसकने की हल्की सी आवाज आई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। होम्स ने तुरंत मेरी तरफ देखा और उंगली होठों पर रख दी। आवाज करीब आ रही थी। फिर सुराख धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अंधेरे को चीरकर एक लैंटर्न की रोशनी अंदर घुसी। कोई आ रहा था। मैंने सांस रोक ली। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। पहले 2 हाथ नजर आए, फिर एक आदमी सुरंग से बाहर निकला। लैंटर्न की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मेरा दिल रुक गया। विंसेंट स्पॉल्डिंग, मेरा असिस्टेंट, मेरा भरोसेमंद आदमी। वही मुस्कुराने वाला चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में चोरों वाली ठंडी चमक थी। उसके हाथ में औजार था। मेरे अंदर गुस्सा और दुख एक साथ फट पड़ा। उसने मुझे नहीं, मेरे भरोसे को धोखा दिया था। मेरे लाल बालों को, मेरी सादगी को। विंसेंट ने चारों तरफ नजर डाली। यकीन कर लिया कि कोई नहीं है। फिर वो सुरंग की तरफ झुका और फुसफुसाया, सब सेफ है, आ जाओ। दूसरा आदमी बाहर निकला, लंबा, पतला, घनी मूंछों वाला। उसके हाथ में बड़ा सा बैग था। अब मुझे समझ आ गया, वो सोना ले जाने आए थे। और अगला पल इस खौफनाक रात का फैसला करने वाला था। रात का अंधेरा गहरा था और हम सब बैंक के तहखाने के सामने खड़े थे। होम्स ने हाथ से इशारा किया। पीटर जोन्स ने अपनी पिस्तौल निकाली। वॉटसन ने भी अपनी कमर से हथियार तैयार किया। मैरीवेदर ने छोटी सी चीख दबाई और मैंने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर होम्स एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज अंधेरे में गुनगुनाई, शांत लेकिन सख्त, खड़े रहो जॉन क्ले, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जॉन क्ले या विंसेंट, होम्स ने जिसे बुलाया, वो अचानक चौंक गया। लैंटर्न गिर गई, उसकी पीली रोशनी बिखर गई। उसने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, मगर होम्स एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार से स्थापित कर दिया। पीटर जोन्स ने दूसरे आदमी पर झटका मारा। वॉटसन ने मैरीवेदर को शांत रहने का इशारा दिया। ये क्या है? क्ले ने गुस्से से चिल्लाया। होम्स, तुम यहां कैसे? होम्स ने उसकी पिस्तौल छीन ली और ठंडी आवाज में कहा, मैं हमेशा वहां होता हूं क्ले, जहां तुम जैसे चालाक लोग अपनी चाल चलाते हैं। तुमने सोचा कि लाल बालों वाली सभा तुम्हें बचाएगी, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। क्ले ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। विल्सन, उसने कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे बेवकूफ लाल बाल। मैं कुछ नहीं कह सका, मेरा गला सूख गया। मेरे लाल बाल, जिन पर मुझे फख्र था, अब मेरे लिए एक ताना लग रहे थे। लेकिन होम्स ने मुझे देखा और कहा, मिस्टर विल्सन, ये आपकी गलती नहीं, ये उसकी चालाक प्लान था और हमने उसे नाकाम कर दिया। पीटर जोन्स ने क्ले और उसके साथी के हाथ बांध दिए। मैरीवेदर अब खड़ा हो गया और उसकी आवाज में राहत थी। मेरा सोना आपने बचाया होम्स, 300 पाउंड्स और मिस्टर विल्सन की इज्जत। वॉटसन हंसकर बोला, ये एक शानदार काम है। होम्स ने सुरंग की तरफ देखा। ये एक जबरदस्त प्लान था। क्ले ने महीनों तक इस सुरंग को खोदा। लाल बालों वाली सभा सिर्फ एक बहाना थी, विल्सन को दुकान से दूर रखने के लिए, ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। लेकिन तुमने एक गलती की, एक ईमानदार आदमी को चुना जो सच तक पहुंच गया। क्ले ने सर झुका लिया। मैं समझा नहीं होगा, वो इतना भोला था, उसने कहा। मैंने गुस्से से देखा। भोला? शायद मैं भोला था,
विंसेंट और जॉन क्ले, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया और अब देखो तुम कहाँ हो। जोन्स ने दोनों को बाहर ले जाने की तैयारी की। पुलिस की गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी। होम्स ने मुझसे कहा, मिस्टर विल्सन, आप यहां रुक सकते हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन मैंने सर हिलाया। नहीं होम्स, मैंने इसे शुरू से देखा, अब इसे खत्म होते भी देखना चाहता हूं। हम बाहर निकले। रात का कोहरा गहरा था। पुलिस की सीटियां गूंज रही थी। क्ले और उसका साथी गाड़ी में डाले गए। मैंने आखिरी बार विंसेंट को देखा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, सिर्फ हार थी। मैरीवेदर ने होम्स का हाथ थाम कर कहा, आपने मेरा बैंक बचाया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना मिस्टर मैरीवेदर, अगली बार अपने सोना की सुरक्षा थोड़ी बेहतर करे। हम वापस मेरी दुकान की तरफ चले। रास्ते में वॉटसन ने मुझसे पूछा, मिस्टर विल्सन, अब आप क्या करेंगे? मैंने सोचा, मुझे नहीं पता। फिर कहा, शायद एक नया असिस्टेंट ढूंढूं, लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। होम्स ने मुझे देखा और कहा, ये एक अच्छी शुरुआत है मिस्टर विल्सन, आपके लाल बालों ने आपको एक सबक सिखाया है। जब हम दुकान पहुंचे, मैंने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां सचमुच एक सुरंग थी, मिट्टी से भरी, अंधेरी और मेरे भरोसे की तरह खोखली। मैंने उसे देखा और सोचा, ये सब मेरे नीचे हो रहा था और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मेरे लाल बाल, जो इस कहानी की शुरुआत थे, अब इसके अंजाम के गवाह बन गए। होम्स और वॉटसन जाने लगे। मिस्टर विल्सन, होम्स ने कहा, आपने आज रात एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में मदद की है। रात का अंधेरा गहरा था और मैं अपनी दुकान में अकेला था। उस रात मैंने बिस्तर पर लेटकर खिड़की से बाहर देखा। हवा खामोश थी, सिर्फ एक हल्की सी सर्द हवा चल रही थी। मेरे लाल बाल मेरे तकिए पर बिखरे हुए थे। मैं उन्हें छूने लगा और सोचा, शायद ये मेरी शान नहीं, मेरी मूर्खता थी। लेकिन फिर मैंने होम्स की बात याद की। ये आपकी गलती नहीं थी विल्सन, ये एक चाल थी और आप उस चाल को नाकाम करने का हिस्सा थे। बैंक की वो रात खत्म हो चुकी थी। मेरी छोटी सी गिरवी की दुकान फिर से खामोश थी और बाहर लंदन का कोहरा धीरे धीरे घुल रहा था। मैं अपनी मेज पर बैठा था और सामने वो 4 पाउंड की गड्डियां पड़ी थीं जो लाल बालों वाली सभा ने मुझे दी थीं। अब ये पैसा मेरे लिए एक सबक की तरह लग रहा था। मेरे लाल बाल, जो कभी मेरी शान थे, अब एक अजीब कहानी का हिस्सा बन गए थे। एक कहानी जो शुरू हुई एक अजीब एडवर्टाइजमेंट से और ख़त्म हुई बैंक के तहखाने में। अगली सुबह होम्स और डॉक्टर वॉटसन मेरी दुकान पर आए। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और चाय का प्याला दिया। मिस्टर होम्स, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये सब क्या था? लाल बालों वाली सभा, विंसेंट, जॉन क्ले और वो सुरंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। होम्स ने अपनी पाइप जलाई और कुर्सी पर पीछे झुका। उसकी आंखों में वही शांति थी जो मैंने पहली बार बेकर स्ट्रीट में देखी थी। मिस्टर विल्सन, उसने कहा, यह एक बहुत चालाक प्लान था और आप इसका मरकज थे, लेकिन ये आपकी गलती से नहीं। जॉन क्ले लंदन के सबसे चालाक अपराधी हैं। वो पहले भी कई डकैतें कर चुका है और हमेशा बच निकलता था। इस बार उसने आपकी दुकान चुनी क्योंकि ये सिटी एंड सबर्बन बैंक के इतने करीब थी। लेकिन मेरे लाल बाल? मैंने पूछा। उसने मुझे ही क्यों चुना? होम्स ने हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर विल्सन, आपके लाल बाल इस प्लान का सबसे चतुर हिस्सा थे। क्ले को पता था कि आप हर रोज दुकान में उपस्थित रहेंगे और उसे एक बहाना चाहिए था जो आपको हर सुबह 4 घंटे के लिए बाहर रखे। इसीलिए उसने लाल बालों वाली सभा की कहानी बनाई और डंकन रॉस, जो उसका साथी था, आपके सामने रखा एडवर्टाइजमेंट के साथ। ये इतना अजीब था कि कोई भी इसे सच मान सकता था। डॉक्टर वॉटसन ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, और ये सच में काम कर गया। अगर आप होम से नहीं मिलते तो ये 300 पाउंड्स का सोना ले उड़ते। हाँ, होम्स ने कहा, क्ले ने महीनों तक सुरंग खोदी। वो कम तनख्वाह पर आपके साथ काम करने को तैयार था ताकि उसे दुकान में वक्त मिले।
हर रात वो तहखाने में काम करता और दिन में आपकी गैर हाजिरी में अपने साथियों को बुलाता। लाल बालों वाली सभा का गायब होना इस प्लान का आखिरी कदम था। अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुरंग तैयार हो चुकी थी। मैंने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ एक मोहरा था। मेरी मूर्खता की वजह से ये सब हुआ, मैंने कहा। होम्स ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर विल्सन, आपकी मूर्खता नहीं, आपकी ईमानदारी इसकी वजह थी। आपने क्ले पर भरोसा किया जैसे कोई भी दुकानदार अपने सहायक पर करता है, लेकिन आपने सही वक्त पर शक किया और मेरे पास आए। ये आपकी समझदारी थी। मैंने उसकी बात सुनी और मन का बोझ हल्का हुआ। फिर भी मैंने कहा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। अब लोग मेरे लाल बालों का मजाक उड़ाएंगे। वॉटसन हंसकर बोला, या शायद वे आपकी बहादुरी की तारीफ करें। आपने एक बड़ी डकैती को रोकने में मदद की। होम्स ने हाँ में सिर हिलाया। लंदन में ऐसी कहानियां जल्दी नहीं भूलती। मिस्टर विल्सन, आपके लाल बाल अब एक कीमती दास्तान बन जाएंगे। मैंने अपनी मेज पर पड़े पैसों की तरफ देखा। ये पैसा 4 पाउंड्स हर हफ्ते, क्या मुझे इसे रखना चाहिए? होम्स ने कंधा उचकाया। यह आपका हक है। आपने इसके लिए काम किया, भले ही ये काम एक धोखा था। इसे रखिए और अपनी दुकान को बेहतर बनाइए। उसके बाद होम्स और वॉटसन चले गए। मैं अपनी दुकान में अकेला रह गया। मैंने तहखाने का दरवाज़ा खोला और सुरंग को फिर से देखा। अब वो खामोश थी, लेकिन याद दिलाती थी कि सच और चालाकियों का खेल हमेशा जिंदा रहता है। और दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।